नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी, जिसमें हम लेंगे आज कैम्ब्रिज समीकरण। नगद शेष दृष्टिकोण, कैश बैलेंस अप्रोच। कैम्ब्रिज समीकरण का नाम देते हैं नगद शेष दृष्टिकोण। इसका समर्थन मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन व केन्स ने किया है। इन्होंने मुद्रा की मांग पर विशेष जोर दिया है। मार्शल को कैम्ब्रिज विचारधारा के पिता कहा जाता है। उनके बाद पिगू, रॉबर्टसन तथा किन्स ने अपने समीकरण दिए। सबसे पहले हम लेंगे मार्शल का समीकरण। m बराबर के वाई प्लस के डैश ए। यहाँ m है मुद्रा की मांग, y है मौद्रिक आय, k है मौद्रिक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखना चाहता है, a परिसंपत्ति का मौद्रिक मूल्य, k डैश परिसंपत्ति का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखना चाहता है। मार्शल के अनुयायियों ने इस समीकरण को संशोधित किया तथा k डैश ए को हटा दिया, y बराबर p इंटू ओ कर दिया। तो समीकरण बन गया m बराबर के पी ओ। ओ अंतिम वास्तविक उत्पादन, p अंतिम उत्पादन की कीमत। पिगू ने समीकरण दिया m बराबर के आर अपॉन पी। m बराबर मुद्रा की मांग, r बराबर वास्तविक आय, k बराबर वास्तविक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति नगद के रूप में रखना चाहता है, p मुद्रा का मूल्य, कीमत स्तर। पिगू के समीकरण में p मार्शल के समीकरण में प्रयुक्त p का विलोम है, व्युत्क्रमानुपाती है। पिगू का संशोधित समीकरण है m बराबर के आर अपॉन पी, कोष्टक में c प्लस एच, फिर छोटे कोष्टक में 1 माइनस सी। अब हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं ये। कैश विद विपुल एम के, कैश विद हिम सी, कैश विद बैंक 1 माइनस सी, एच कैश रिजर्व और लोन, सी के का वह भाग है जिसे व्यक्ति अपने पास नगद के रूप में रखना चाहता है, 1 माइनस सी के का वह भाग जिसे व्यक्ति बैंक जमा के रूप में रखना चाहते हैं, एच बैंक जमा का वह भाग जिसे बैंक अपने पास नगद रिजर्व के रूप में रखना चाहता है। रॉबर्टसन का समीकरण m बराबर के पी टी, टी बराबर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा। किन्स n बराबर पी के, n बराबर p कोष्टक में k प्लस आर के डैश, n बराबर मुद्रा की मात्रा, p बराबर उपभोग इकाई की कीमत, k बराबर उपभोग इकाई की वह मात्रा जिसे व्यक्ति नगद के रूप में रखना चाहता है, k डैश उपभोग इकाई की वह मात्रा जिसे व्यक्ति बैंक जमा के रूप में रखना चाहता है, r बैंक के कुल मांग दायित्वों का वह भाग जिसे बैंक अपने पास कैश रिजर्व के रूप में रखना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तुलना करेंगे श्रेष्ठ कौन सा है। फिशर तथा कैम्ब्रिज समीकरणों की तुलना या श्रेष्ठता। एक तरफ लिखेंगे अपन फिशर समीकरण, एक तरफ लिखेंगे अपन कैम्ब्रिज समीकरण। पहला, एक समय अवधि में वस्तु के मूल्य का अध्ययन, एक समय बिंदु पर वस्तु के मूल्य का अध्ययन। दोबारा देखेंगे, एक समय अवधि में वस्तु के मूल्य का अध्ययन, एक समय बिंदु पर वस्तु के मूल्य का अध्ययन। मुद्रा का प्रयोग प्रवाह के रूप में, मुद्रा का प्रयोग स्टॉक के रूप में, मुद्रा का प्रयोग प्रवाह के रूप में, मुद्रा का प्रयोग स्टॉक के रूप में, मुद्रा का प्रयोग केवल लेन देन के रूप में, मुद्रा का उपयोग लेन देन तथा कुछ सीमा तक सुरक्षा के उद्देश्य के लिए, मुद्रा का प्रयोग केवल लेन देन के रूप में, मुद्रा का उपयोग केवल लेन देन के साथ कुछ सीमा तक सुरक्षा के उद्देश्य के लिए। यहाँ p सभी सौदों की कीमत दर्शाता है, यहाँ p केवल अंतिम वस्तु की कीमत दर्शाता है, यहाँ p सभी सौदों की कीमत को दर्शाता है, यहाँ p केवल अंतिम वस्तु की कीमत को दर्शाता है। v मुद्रा के लेन देन का चलन वेग को दर्शाता है, इसमें c मुद्रा के आय चलन वेग को दर्शाता है, v मुद्रा के लेन देन चलन वेग को दर्शाता है और c मुद्रा के आय चलन वेग को दर्शाता है। यह मुद्रा की पूर्ति पर जोर देता है, यह मुद्रा की मांग पर जोर देता है, यह मुद्रा की पूर्ति पर जोर देता है,
यह मुद्रा की मांग पर जोर देता है। यह कीमत में दीर्घकालीन परिवर्तन का विश्लेषण करता है, यह कीमत में अल्पकालीन परिवर्तन का विश्लेषण करता है यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे। यह कीमत में परिवर्तन का विश्लेषण करता है, यह कीमत में अल्पकालीन परिवर्तन का विश्लेषण करता है यदि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे। अतः कैम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से बेहतर है। अंत में हम कह सकते हैं कि कैम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से बेहतर है। धन्यवाद।